आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। आज इस चैप्टर का पूरा परिभाषिक शब्द जो है उसको सीखेंगे और अगले वीडियो से हम लोग मैथ को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज जो दिया है उसको सॉल्व करेंगे। देखिए, पहले नंबर पर आता है प्राकृत संख्या, जिसको नेचुरल नंबर कहते हैं। इसको अंग्रेजी के एन से सूचित किया जाता है। प्राकृत संख्या क्या होती है? गिनती की जो संख्याएं होती है उसको प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इत्यादि। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना है? 1। कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि लगातार 2 या 2 से अधिक प्राकृत संख्या का HCF क्या है? तो HCF बराबर 1। HCF मौसा को कहते हैं। कई मौसा या HCF दोनों एक ही है। अगले दूसरे नंबर पर आता है पूर्ण संख्या, जिसको होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या जब प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर लेते हैं तो प्राप्त संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या कहलाता है, जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इत्यादि। ये केवल जानकारी के लिए है, इसका विशेष रोल नहीं है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1, ठीक है। अगला आता है पूर्णांक। पूर्णांक जब पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लिया जाता है, जिसे 0 से जो स्टार्ट होता है वो पूर्ण संख्या होता है। इसके पहले ऋणात्मक संख्या -1 -2 को अगर इसमें शामिल कर लिए तो ये जो प्राप्त संख्या है ये पूर्णांक संख्या है, ठीक है। इसके बाद सम संख्या को देखते हैं। सम संख्या जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 इत्यादि डॉट डॉट इत्यादि। ये एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव, लगातार 2 या 2 से अधिक है सम संख्याओं का HCF कितना होता है? तो 2 होता है। इसको याद रखेंगे। अगला विषम संख्या, जिस संख्या में 2 से पूरा भाग न लगे उसे विषम संख्या कहते हैं, जैसे 1 3 2 नहीं होता है, 1 3 5 1 3 5 7 9 डॉट डॉट इत्यादि, 1 3 5 7 9 डॉट डॉट इत्यादि। इससे भी क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव में कि लगातार 2 या 2 से अधिक विषम संख्याओं का HCF कितना होता है? तो इसका भी 1 होता है। आइए आगे देखते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लोग जो है इस परिभाषा को उतार लेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या। ये तीनों एक ही है। दी गई संख्या में एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक और संख्या से पूरा भाग लगे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जिससे कोई संख्या दिया है, वो भाज्य है कि अभाज्य है, उसको जांच करने के लिए एक तो 1 से भाग लगना चाहिए, और जितना दिया है उतना से भाग लगना चाहिए, और कम से कम एक और संख्या से भाग लगे। और अधिक संख्या से लग रहा है तब तो ठीक है, कम से एक और संख्या से भाग उसमें लगना चाहिए, तभी भाज्य संख्या होगा। भाज्य संख्या 4 6 8 9, जैसे 4 है तो 4 में 1 से भाग लगेगा, 2 से भी भाग लगेगा और 4 से लगेगा, तो 3 संख्याएं हो गई। तो कम से कम 3 संख्या से भाग लगना चाहिए, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या कहिए, वो होता है 4। इसके बाद आता है अभाज्य संख्या। जिस संख्या में एक और स्वयं से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जिसमें एक और अपने से भाग लगता है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट इत्यादि। लगातार 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF जो होता है वो 1 होता है। इसके बाद आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो या व्यक्त किया जा सके, जहां P और Q कोई पूर्णांक हो तथा Q इज नॉट इक्वल 0 हो, यानी Q के बराबर 0 ना हो, Q का मान 0 ना हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/5 3/5 22/7 -3 -4 जितनी भी संख्याएं हैं वो सब परिमेय है। इसमें एक और जान लें कि जितना प्रकृत संख्या है वो परिमेय होता है, जितना वास्तविक संख्या कर रहे हैं, जितना पूर्ण है वो भी परिमेय संख्या होता है, जितना पूर्णांक है वो भी परिमेय संख्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसके बाद आता है अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में न लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसे रूट वाली जो संख्याएं होती है, जिसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है, उसे अपरिमेय कहते हैं। जैसे √2 √3 √5 √7 √12 √13, पाई भी आपका अपरिमेय संख्या है इत्यादि। इसके बाद आता है वास्तविक संख्या, जो हमारे चैप्टर का नाम है।
वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 2/5, 3/5, पाई, √3, ये सबको मिला देंगे तो ये हो जाता है अपरिमेय संख्या। इसके बाद इस चैप्टर में जो पढ़ना है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, यूक्लिड एक गणितज्ञ थे और विभाजन का मतलब होता है भाग। परिमेयिका क्या होती है? परिमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। परिमेयिका जो है एक सिद्ध किया हुआ कथन, यानी पहले से सिद्ध है, इसके प्रयोग से कोई कथन सिद्ध किया जाता है, उसके लिए प्रयोग करते हैं। चलिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या होती है उसको देखते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है, Q और R विद्यमान है कि a बराबर BQ प्लस है। देखिए दिखा देते हैं आप लोगों को। a बराबर BQ प्लस R, R जो होता है 0 जो होता है वो R से छोटा या R के बराबर होता है और R का मान B से हमेशा छोटा होता है। अब A को क्या कहते हैं? भाज्य, B को भाजक, Q को भागफल, R को शेष। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ये कोई नया नहीं है, ये बहुत पहले इसकी खोज हो चुकी थी, लेकिन यूक्लिड ने इस पर एक नया फार्मूला इसको दे दिया, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। इससे वह HCF ज्ञात करने की एक तकनीक दे दी, तब से यह यूक्लिड विभाजन परिमेयिका कहलाने लगा। चलिए परिमेय 1.1 देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF परिकलित करने की एक तकनीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो दो धनात्मक पूर्णांक का HCF ज्ञात करने के लिए परिकलित किया जाता है। दो धनात्मक पूर्णांकों a और b का HCF वह सबसे बड़ा पूर्णांक होता है, वह सबसे बड़ा पूर्णांक d है जो a और b दोनों को पूर्णतः विभाजित करे। इसका मतलब है कि दो संख्या है और उसका HCF वही होगा जो इन दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। परिमेय 1.2 अंकगणित की आधारभूत परिमेय जिसको कहते हैं। इसमें है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त यानी गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका मतलब यह है कि जितना भी भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, अगर उसके क्रम को ध्यान में न दिया जाए तो वो अद्वितीय होता है। HCF AB यानी दो संख्या a b दिया है, उसका HCF क्या होगा? तो संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, यानी a का जो गुणनखंड निकालेंगे हम लोग, a जो संख्या दिया रहेगा उसका गुणनखंड निकालेंगे, इसका निकालेंगे, और दोनों के घात में जब जो छोटी उभयनिष्ठ घात यानी दोनों में जो सबसे छोटी उभयनिष्ठ घात होगी उसी का गुणनफल जो होता है HCF होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं LCM। देखिए LCM AB यानी दो संख्या a b है, उसका LCM क्या होगा? संख्याओं में संबंध है प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। HCF AB यानी दो संख्याओं का HCF गुना दो संख्याओं का LCM बराबर दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। HCF AB यानी दो को संख्या दिया है उसका HCF और दोनों संख्या का LCM के गुणनफल जो होता है वो दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इसको लिख दिए हैं HCF गुना LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। HCF गुना LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। इसके बाद आपका आता है HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई या लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई भी कहते हैं। परिमेय 1.3 मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है, यदि P a² को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी जहां a कोई धनात्मक पूर्णांक है। इसका मतलब यह है कि P जो है अगर किसी स्क्वायर वाली संख्या को विभाजित करता है तो जो संख्या दिया है उसको भी विभाजित करेगा। ठीक है, चलिए नोट में है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर एक अपरिमेय संख्या होती है। एक शून्येतर का मतलब 0 को छोड़कर, ठीक है, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल एक अपरिमेय संख्या
होती है। आगे देखिए, परिमेय आपका 6.1.6 है। मान लीजिए कि x बराबर p बटा क्यू एक ऐसी p बटा क्यू एक परिमेय संख्या ऐसी है कि क्यू के गुणनखंड जो है 2n 5m के रूप का है, जहाँ n और m ऋणेतर पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी p बटे क्यू परिमेय संख्या जो होता है p बटे क्यू के रूप में होता है। क्यू के अभाज्य गुणनखंड में अगर 2n 5m यानी 2 और 5 आ रहा है, या केवल 2 आएगा या केवल 5 आएगा, तो वो शांत होता है। इसके बाद 1.7 देखिए, 1.7 मान लीजिए कि x बराबर p बटा क्यू एक परिमेय संख्या इस प्रकार की है कि क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप का नहीं है, जहाँ m n ऋणेतर पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। और एक विशेष रूप में किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। इतना ही कुछ इस चैप्टर में जो है परिभाषा से संबंधित है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखें और पॉज करके इस परिभाषा को लिख लें और इन्हें याद कर लें। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। और जब इस एक्सरसाइज बनाएंगे तो उसमें बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से हल किया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।